चलिए, टाइम हो गया, 9:30 हो गया ना। ठीक है, हेडिंग डालिए। लास्ट आपका एफआर कंप्लीट हो गया था ना, फंडामेंटल राइट। ठीक, हेडिंग डालिए। नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल नंबर 36 से, विच इज कॉल्ड डीपीएसपी। डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में है आपका डीपीएसपी। ठीक है, आर्टिकल नंबर डीपीएसपी विच इज कॉमनली नोन एज राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सिंपली नोन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से इसको डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ लिखिए पॉइंटर, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट है, अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट इसमें आएगा और वो है, इट इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज a specific feature of constitution, specific feature of constitution which has the target of welfare state। यह संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है जो कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट रखता है, वेलफेयर यानी कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य रखता है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशलाइज्ड है ये, जिसमें मेन एम क्या है इसका, वेलफेयर ऑफ स्टेट, कल्याणकारी राज्य। दूसरा, एम वी पायली का स्टेटमेंट है, m.v.पायली, PAYALI, m.पायली, इनका स्टेटमेंट है, डीपीएसपी फॉर्म द बेसिक लेवल ऑफ नेशनल एक्टिवनेस, राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं, राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। डीपीएसपी क्रिएट फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल एक्टिवनेस, राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है के सी वेयर का, के सी वेयर, WHARE वेयर, इनका स्टेटमेंट है, दे आर द अनाउंसमेंट पेपर ऑफ, दे आर द अनाउंसमेंट पेपर ऑफ एम्स एंड डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एम्स एंड डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र हैं, उद्देश्यों और आकांक्षाओं के घोषणा पत्र हैं, के घोषणा पत्र। ठीक है, ये केसी वेयर साहब का स्टेटमेंट है। अब हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, डीपीएसपी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में कुछ पॉइंटर टू पॉइंटर। नंबर 1, पार्ट 4, पार्ट 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51। पहला पॉइंट, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, कॉमन है, अच्छी बात है, तो ठीक आप जानते हैं। दूसरा, टू सेटअप द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बनाना, सेटअप करना। टू सेटअप सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ध्यान से, कभी भी आपसे पूछे डीपीएसपी का टारगेट क्या है, तो टारगेट में आपका ये डेमोक्रेसी जाएगा। दे वर्क फॉर द कोड ऑफ कंडक्ट, दे वर्क एज, लिखो, दे वर्क एज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर, ये प्रशासकों के लिए आचार संहिता का काम करते हैं, ये
प्रशासकों के लिए आचार संहिता का काम करते हैं। दे वर्क एज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर, जो देश चलाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का दायित्व है, दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स, नीति निर्माण बनाते समय, नीति निर्माण करते समय, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स दे मस्ट फॉलो डीपीएसपी, उनको डीपीएसपी को फॉलो करना चाहिए, ये रूल है, मस्ट फॉलो द डीपीएसपी। नेक्स्ट, तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्या हो गया इंट्रोडक्शन, बेसिक पॉइंट। दूसरा ये वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट क्या होता है, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य क्या होता है, व्हाट इज वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य क्या होता है, वेलफेयर स्टेट। देखो, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, शासन जो होता है उसका एक कॉन्सेप्ट है, जो गवर्नमेंट होती है उसका एक क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, शासन का एक कॉन्सेप्ट है। in which government accept the responsibility of, जिसमें जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, नंबर 1 SC, नंबर 2 ST, नंबर 3 OBC, नंबर 4 सेंसिटिव क्लास, संवेदनशील वर्ग जो होते हैं, वुमेन, महिलाएं, और चिल्ड्रन। ध्यान से, इन 6 की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है इन लोगों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज पीपल फॉर के लिए, किन 3 चीजों के लिए, तो 3 वेलफेयर के लिए। पहला वेलफेयर होता है आपका पॉलिटिकल वेलफेयर के लिए, दूसरा होता है सोशल वेलफेयर के लिए, और तीसरा होता है इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। 3 कल्याण की बात की जाती है, राजनीतिक कल्याण, सामाजिक कल्याण और आर्थिक कल्याण। समझ रहे हो, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सीरियस होके। गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। लोग कौन से हैं, ये 6 लोग हैं। इन 6 लोगों का भला करना है 3 तरीके से, पहला राजनीतिक भला, सोशल भला और इकोनॉमिक भला। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है तीनों में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज पॉलिटिकल, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। डालिए टाइप ऑफ वेलफेयर, टाइप ऑफ वेलफेयर, वेलफेयर के प्रकार, टाइप ऑफ वेलफेयर, लोगों का जो भला कर रही है सरकार, वो कौन से तरीके से भला होते हैं। तो पहला भला होता है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकल, टिकल नहीं, POLI, ठीक, पॉलिटिकल वेलफेयर। राजनीतिक रूप से वेलफेयर अगर आपको करना होगा तो क्या करेंगे, कैसे भला करेंगे लोगों का, क्या देके, रिजर्व करके, ठीक बात है। अगर मुझे पॉलिटिकल भला करना है तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि इंडिया में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिल जाए। भाई अगर हर व्यक्ति वोट दे सकता है तो वो पॉलिटिकल रूप से एक्टिव होगा। दूसरी चीज होगी, जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो पॉलिसीज उस व्यक्ति तक आसानी से पहुंचे।
गवर्नमेंट की नीतियां नोट करते चलिएगा, जितने भी सबको वोट देने का अधिकार मिले, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो मिले। इसके अलावा अगर नीड पड़े तो हम उनको क्या दे दें, रिजर्वेशन। अगर नीड पड़ती है तो SC ST को रिजर्वेशन जिस तरीके से होता है उस तरीके से क्या होता है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें आप किसी को भी देंगे तो ऑब्वियस बात है उसका राजनीतिक रूप से भला होगा, या सिंपल भाषा में कहें कि इंडिया के लोगों को अपने पसंद की गवर्नमेंट को चुनने का अगर अधिकार मिल जाए तो सबसे ज्यादा वेलफेयर हो जाएगा कि नहीं भाई। इंडिया के लोग अगर अपने हिसाब से सरकार चुने तो पॉलिटिकल वेलफेयर सबसे अच्छा माना जाएगा। तो क्या लगता है इंडिया के लोग अपने हिसाब से चुनते हैं सरकार? नहीं चुनते हैं? चुनते हैं भाई, सीधी बात है। तो इसका मतलब इंडिया में पॉलिटिकल वेलफेयर है, सही बात है। ठीक, गवर्नमेंट का कोशिश करो गवर्नमेंट सबके लिए वोट दे। तो इसके लिए कोशिश, जब आंसर राइटिंग की जाती है, इस टॉपिक को लिखते हैं तो आंसर राइटिंग करते समय या कभी भी कंटेंट जब आप अपने नोट्स बनाइए तो नोट्स बनाने में गवर्नमेंट की ना एटलीस्ट 1 से 2 स्कीम को जरूर लिखिए, किस हर एक चीज से रिलेटेड, समझ रहे हो। तो आपका आंसर थोड़ा सा फैक्चुअल माना जाएगा कि हाँ आपको नॉलेज है, आपने फालतू बातें नहीं की हैं, समझ रहे हो काम को। तो गवर्नमेंट को वोट का अधिकार का कोई एक बताओ, एक्ट, रूल, स्कीम, जो भी आपको पता वोट से रिलेटेड जो स्पेशलाइजेशन स्कीम है, कोई जानते हैं कोई? अरे गवर्नमेंट ने किया हुआ है राइट टू वोट, हर किसी को वोट देने का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन राइट टू वोट का मतलब आपको वोट देने से कोई रोक नहीं सकता है, डिफरेंस समझ रहे हो। तो हो गया, देखिए वोट देने का अधिकार। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बताओ जो स्पेशलाइज्ड पॉलिसी है किसी कैटेगरी के लिए, कोई भी एक ऐसी पॉलिसी बताओ गवर्नमेंट की जो स्पेशलाइज्ड है किसी कैटेगरी के लिए, SC ST OBC के लिए स्पेशलाइज्ड कोई भी पॉलिसी जो SC के लिए हो, चल रही हो। हाँ नाम क्या, नाम बताओ। गवर्नमेंट की 50 प्लान चलते होंगे ना, कोई एक प्लान बताओ जो SC ST OBC। यार हद हो गई यार, एक प्लान नहीं पता आप लोगों को? गवर्नमेंट का कोई भी एक प्लान जो स्पेशलाइज्ड चल रहा हो SC ST के लिए, किसी को आइडिया? कोई बात, लिख लीजिए उज्ज्वला योजना एग्जांपल के लिए। उज्ज्वला जो SC की फीमेल होती हैं उन फीमेल को गैस सिलेंडर जो रेट होते हैं सब्सिडाइज रेट पर देना, वो है आपकी उज्ज्वला योजना। ठीक है, रिजर्वेशन तो आप जानते ही होंगे, गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया ही हुआ है सबको। OBC को 27%, SC 15% और ST 7%। ठीक है, मोटा मोटी है। तो ये आपका रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये सारी चीजें मिलेंगी किसी भी व्यक्ति को तो माना जाएगा कि हमारे यहाँ क्या मिले हुए हैं, पॉलिटिकल मिले हुए हैं। ठीक है, चलो दूसरा आ जाओ। सेकंड है आपका सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। आप खाली सोशल लिखना, सामाजिक कल्याण क्या होगा बोलिए। किसी भी व्यक्तियों का इंडिया में सोशल वेलफेयर, इसका मतलब क्या होगा, तो माना जाएगा सोशल वेलफेयर है। हद हो गई यार, सामाजिक कल्याण होना है, समाज का भला होना है। कैसे भला होगा समाज का? आपको करना है समाज का भला, कैसे करेंगे आप? अरे बड़ी समस्या तुम लोग की यार। अरे यार सिंपल, सबसे पहले क्लास सिस्टम खत्म करो। सही बात है, कास्टिज्म जो होती है उसको खत्म, तभी तो भला तो इसी से होगा ना। इसके अलावा रेशियल सिस्टम जो होता है, रेशियल सिस्टम समझते हो, काला गोरा नस्लवाद, खत्म करो। इसके अलावा रिलीजनेस जो होती है आपकी, धर्म व्यवस्था, इन्हीं सब चीजों को खत्म करा गया है। तभी तो हमने कॉन्सेप्ट किसका चुना, सेकुलर का। हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं, उसके पीछे यही तो सारी चीजें नहीं है, तभी तो हम लोग हैं। तो इंडिया में जब सभी धर्म बराबर हैं, आंसर है हाँ, गवर्नमेंट के हिसाब से बराबर हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो हिंदुओं के लिए है? नहीं है। किसी को आइडिया? मुस्लिमों के लिए, सिख, क्रिश्चियन, किसी के स्पेशलाइज पॉलिसी है? गवर्नमेंट की पॉलिसी SC के लिए है, SC आपके हर कैटेगरी में है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ST OBC सबके लिए, जो कि हर कैटेगरी में। EWS की बात है तो EWS का मतलब जिसकी भी साल की इनकम 10 लाख से कम है।
5 लाख से कम है तो जिसकी का मतलब हिंदू मुस्लिम कोई हो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, तो डिफरेंस समझ में आ रहा। तो गवर्नमेंट सेकुलर है, सेकुलर का मतलब होता है इन बेसिस पे गवर्नमेंट काम नहीं करती है, ठीक हो गई बात ध्यान से। और तीसरा होता है इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर में होना चाहिए सबसे पहली चीज होती है सैलरी, इट मस्ट बी इक्वल। दूसरा अपॉर्चुनिटी, अवसर कैसे होने चाहिए, इक्वल अवसर मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी, सैलरी बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट टैलेंट, टैलेंट जो होता है इसकी होनी चाहिए वैल्यू। और करप्शन ये होना चाहिए मिनिमम। सैलरी बराबर का मतलब समझ गए, सैलरी बराबर का मतलब होता है इंडिया में हर व्यक्ति की सैलरी बराबर होगी अगर वो सेम पोस्ट पर है, ये कंडीशन अप्लाई। हर व्यक्ति की सैलरी का मतलब ऐसा नहीं है जूनियर से लेकर सीनियर सबकी सैलरी बराबर, ऐसा नहीं होता है। ऑब्वियस है जूनियर में जितने लोग हैं उनकी बराबर होगी और सीनियर में जितने उनकी बराबर होगी। मेल फीमेल एससी एसटी सैलरी के बिहाफ पे रिजर्वेशन भारत में नहीं है, प्रमोशन के बिहाफ पर डिमोशन के बिहाफ पे सब रिजर्वेशन है, बोनस ये सब। बट सैलरी बोनस जो पैसे से रहे वो अगर एससी में कोई एसडीएम है और जनरल का एसडीएम है दोनों की सैलरी सेम है, लेकिन जो एससी वाला है उसका प्रमोशन जनरल की तुलना में जल्दी होता है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया क्या सैलरी कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल। अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी सबको मतलब अगर आईएएस का एग्जाम आता है तो आईएएस का एग्जाम सब लोग भरते हैं, सब लोग दे सकते हैं, कंडीशन अप्लाई होती हैं, एज जितनी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन फला फला, वो तो कॉमन चीज है। तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि स्पेशली हिंदू लोग भरेंगे, नहीं ना, सबको भरना तो सब लोग भर सकते हैं। उसी तरीके से जो टैलेंट होती है उसकी कदर कब होगी, आपकी टैलेंट की वैल्यू का मतलब जो आपकी योग्यता है उसकी कदर की जा रही, कैसे, जब गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी देगी तभी तो होगा। भाई मैं ग्रेजुएशन करके बैठा हूं और जॉब आ नहीं रही है तो ये नुकसान मेरा भी है साथ में गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि मैं खाली तो बैठूंगा नहीं, तो मैं कुछ तो करूंगा, कुछ क्या करूंगा, क्राइम। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी। और इन तीनों चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, करप्शन, भ्रष्टाचार सबसे खतरनाक चीज है इंडिया में, आप जानते ही हैं भ्रष्टाचार किसी एक जॉब के लिए कितना परसेंट नहीं लगता है। अभी पकड़े गए हैं यूपी में, जो टीचिंग वाली जॉब है उसके लिए मांग रहे थे। कल ही की तो कहानी है, कोई कमिश्नर, सोचो इतने बड़े मूर्खों को क्या बोला जाए, कमिश्नर है बंदा, रिटायर कमिश्नर है, उनके लड़के ने आईएएस का इंटरव्यू दिया, नहीं हो पाया। अच्छा वो लड़का डर गया, लड़का, लड़के ने घर पे बता दिया कि मेरा हो गया, देखो समस्या समझो। तो आप कमिश्नर है तो कॉमन सेंस होता है यूपीएससी की कट ऑफ में लिस्ट में नाम चेक कर लो लड़के का है कि नहीं है। सोच के देखो, उसने लिस्ट लड़के ने दिखाई, उसमें नाम नहीं था, बट उसने ये बोला कि रिव्यू होकर के आ रही है, नहीं कट ऑफ लिस्ट। तो उसके बाद ये बात ना उनके पड़ोस पड़ोस में रहने वाले होंगे उनको पता चल गई कि इनके लड़के की कट ऑफ में नाम नहीं है, लेकिन लड़के ने ऐसा बोला है जो मैं कह रहा हूँ। सोचो उस बंदे ने बोला कि हम जुगाड़ करवा देते यूपीएससी में और हम ना आपका नाम आ जाता लिस्ट में, मतलब लड़के का नाम लिस्ट में हम करवा देंगे, आपको देने पड़ेंगे, ऑब्वियस है थोड़े से देने पड़ेंगे। कितने लिए पता है उसने, 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपए लिए और नया प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। उसमें क्या नाम ही तो ऐड करना है, पीडीएफ में एडिट करके कितना टाइम लगता है, रैंक जो होती है उस रैंक में 100 कुछ रैंक उसने दे दी बस, कसम से। उसके कितने लिए उसने, 80 लाख। अब ये तो मार पूरा घर पे पार्टी हो गई, लड़का हमारा आईएएस। 2-3 महीने बीत गए, जब 3 महीने बीत गए तो आईएएस में क्या होता है, जब रिजल्ट आता है उसके बाद अगस्त से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है लवासना में। तो जब ट्रेनिंग के लिए बाकी कमिश्नर की पहचान के भी बहुत सारे होंगे जिनका हुआ होगा, तो उनके बच्चे ट्रेनिंग लिए गए, इनका लड़का नहीं जा रहा ट्रेनिंग के लिए। अब वो आएगा तब तो जाओगे, समझ लो बात को लेकर के। तो पूछो घर पे आकर के कि क्या हुआ, कमिश्नर है तो बेवकूफ तो वो भी नहीं है भाई, सारी बात है। तो पूछे, कह रहे नहीं मेरा भी नहीं आया, तो पता लगाया कि भाई क्यों नहीं आया, आपका आना तो चाहिए था रूल के हिसाब से। तो जब अंदर की चीजें पता लगाई तो पता चला कहानी तो कुछ और है। अब जिसने पैसे लिए थे वो भाग गया है, और बस वो रुकेगा थोड़ी, 80 लाख रुपए में सेट है उसका हिसाब किताब, ठीक है क्या दिक्कत है, अगर 80 लाख बैंक में डाल देगा तो महीने के हिसाब से ठीक ही ठाक खा लेगा, टेंशन फ्री हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि आदमी इंडिया में ना जो पढ़ा लिखा है ना वो भी गंवार की कैटेगरी में है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आदमी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको लगता है वो समझदार है, टेक्निकली चीजों को लेकर के। खास करके मैंने एक चीज नोटिस की है, पेरेंट्स ना बच्चों, ये हो गया, पेरेंट्स जो होते हैं ना बच्चों के मामले में ना बेवकूफ बन जाते हैं, जनरली ऐसा होता है। तो समझदारी दिखाइए, आपका बच्चा है कोई जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट कीजिए सच्चाई को, मेरी बात को समझिए, बात को सच्चाई कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत काबिल हो,
कोई जरूरी नहीं कि बहुत बेकार हो, पहले उसको समझिए उस लड़का चाहता क्या, आपका बच्चा जो चाहता का मतलब है किस फील्ड में जाना चाहे, बहुत जरूरी चीज़ है आज के समय यार। बहुत दिक्कत हो रही, इतने लोग जब बैठते हैं यहाँ पे, हम पेरेंट्स बात करते हैं ना, बड़ा रोना मचाते हैं यार। तो अपने पेरेंट्स जो हैं, आप लोग, आपके बच्चे घर में अगर हैं, पहले उनसे पूछिए क्या करना चाह रहा है वो। ये पक्की बात है कि जो बच्चा है वो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करता है, ये सच्चाई है, अगर आपने उसकी चीज़ पकड़ ली, मतलब कि हाँ उसका मन है कुछ करने का, और नहीं मन है इंटरेस्ट वाली, और नहीं मन है जबरदस्ती पढ़ाओगे तो कितने हैं घूम रहे हैं फ्री में, 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस से एमबीए करके। एमबीए करने का मन होना चाहिए, अगर मन होकर के आप एमबीए करेंगे तो ऑब्वियस एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, और एंट्रेंस करेंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको, और सरकारी कॉलेज मिल गया, आईएम मिल गया, ऑब्वियस यहाँ से लेके गए आपका काम बन गया। लेकिन बेमन से आपने एंट्रेंस दिया, 70-75% कट ऑफ आई, लोकल कॉलेज मिल गया, अल्टीमेटली एमबीए आपने किया, लेकिन जॉब कितनी, 10-20 हज़ार में आपकी जॉब है। प्रॉब्लम समझ रहे हो? तो इसीलिए आपने अपने बच्चों से बात कीजिए, एक एज के बाद, हमेशा मैं हमेशा ही बोलता हूँ अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा दोस्ती का व्यवहार होना चाहिए। 16 साल के बाद बच्चों से ना खुलना सीखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, खास करके जो पेरेंट्स बैठे हैं। जबरदस्ती नहीं, नहीं चलो चलो पढ़ो 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 नहीं। मैं देखा हूँ यहाँ पे शाम को 7 बजे नहीं, हर घर की शाम के टाइम लाइट जल जाती बाहर वाली, और हर घर में लेडीज लोगों की आवाज आने लगती, पढ़ो 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 पढ़ो, लो क्यों नहीं पढ़ के आया, क्या दिया मैम ने होमवर्क। मेरे पूरे सोसाइटी में यही चलता है 7 बजे, और पूरे दिन कुछ नहीं, शाम को 7 बजे पता नहीं क्या 7 बजे आता है, माता जी चढ़ जाती क्या होता है, 7 बजे ही होता है, और पूरे 1 घंटे तक खाली पूरे मोहल्ले में रोआ धोई मचेगी, कोई पे पे कोई पो पो चालू रखा, मार पिटाई हो रही सीधी वाले करके। ऐसे नहीं यार, ये पढ़ाई थोड़ी होती है, ऐसे आप जबरदस्ती पढ़ा करके होमवर्क करा रहे हो, उसका टाइम पास वो भी कर रहा है, आप भी टाइम पास कर रहे हो। चलिए, तो ये आपके वेलफेयर का मतलब था। हेडिंग डालिए हिस्टोरिकल एविडेंसेस, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, ऐतिहासिक एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, इतिहास में क्या, हिस्टोरिकल एविडेंस, इतिहास में क्या बताया गया है। इतिहास मतलब हम लोगों ने क्या मॉडर्न हिस्ट्री में कभी पढ़ा है, तो आंसर आएगा हाँ डीपीएसपी के बारे में लिखो। 1944, 1944, 1944 की कमेटी है, 1944, कमेटी का नाम है सप्रू समिति, सप्रू कमेटी, 1944, सॉरी, सप्रू कमेटी 1944, डैश करके लिखो। 45 रिपोर्ट सबमिट, 45 में रिपोर्ट सबमिट की, 45 में रिपोर्ट दी, और को फर्स्ट रिकमेंडेड डीपीएसपी, पहली बार अनुशंसा की गई, अनुशंसा, रिकमेंडेशन ऑफ डीपीएसपी 1944। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, इस कमेटी ने दो बातें बोली, जो रिकमेंडेशन थी वो दो बोली। इसने बोला कुछ डीपीएसपी ये कंपलसरी होने चाहिए, और कुछ डीपीएसपी वॉलेंट्री होने चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब सरकार को कुछ डीपीएसपी को मानना ही है, कंपलसरी है, और कुछ डीपीएसपी को सरकार माने या ना माने डिपेंड होता है। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी आगे भी, आज आप पढ़ेंगे इसके, तो कुछ होने चाहिए कुछ नहीं होने चाहिए। देखो पीछे मैंने क्या बताया, डीपीएसपी है क्या, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो बातें गवर्नमेंट को कानून बनाते समय सोचनी चाहिए। सिंपल है, आपके घर में अगर आपके पिताजी कोई कानून बनाते हैं, रूल बनाते हैं, तो वो कुछ ध्यान में रखते होंगे। आप अपने घर में कोई रूल अगर बनाएंगे, सिंपल आप अपनी बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे जो छोटे भाई बहन हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दे दी है कि भाई तुमको पढ़ाना अब इनको, तो तुमको अब उनका पढ़ाई देखनी पड़ेगी। तो जब पढ़ाई देखोगे तो कुछ रूल्स बनाओगे, क्या ध्यान में रखोगे, बोलो क्या ध्यान में रखोगे। अब क्या पढ़ना है, बिल्कुल सही बात, और टाइम मैनेज करेंगे सर, इतने घंटे में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है, यही तो डिसाइड करोगे, और रोज पढ़ना है, ये सारी बातें डिसाइड करोगे। बट इसमें एक चीज बताओ, अगर बाई चांस कोई एक रूल किसी दिन फॉलो अप नहीं हो पाया, जैसे पढ़ना रोज है लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिस कंडीशन के हिसाब से नहीं पढ़ पाया उस दिन, तो आप आपके पास ऑप्शन क्या है, क्या करेंगे आप, गोली मार देंगे उसको, नहीं ना। तो भाई सीधी बात, कुछ अगर सब नहीं हो पाए तो अगले दिन एक्स्ट्रा देंगे,
या फिर लेट पढ़ाएंगे, कुछ ऑप्शन होना चाहिए। सेम कहानी डीपीएसपी में क्या है कि इसमें कुछ रूल्स हैं, जिन रूल्स को बनाते समय जब भी गवर्नमेंट कोई नियम बनाएगी, रेगुलेशन करेगी, तो उसको कुछ चीजों को ध्यान रखेगी। अब यहां बात है कि अगर गवर्नमेंट ध्यान ना रखे तो कंडीशन होनी चाहिए। तो अब याद, अगर नहीं रखे तो क्या आप गवर्नमेंट को गिरा दोगे? अच्छा, अब यहां पे देखो, समझो, अच्छी वाली बातें हैं तो गवर्नमेंट तो ध्यान रखेगी। भाई डीपीएसपी के अंदर 100 अच्छी बातें हैं, तो गवर्नमेंट उन 100 अच्छी बातों को ध्यान में रख के रूल तो बनाती ही होगी। लेकिन 100 की 100 बातों को ध्यान में रख के बनाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जो रूल बनाए, गवर्नमेंट का मतलब यहां पे मैं सेंटर स्टेट सबकी बात कर रहा हूं, तो हर स्टेट की कंडीशन अलग होती है। यूपी सरकार कानून बनाते समय जिन बातों का ध्यान रखेगी, कोई जरूरी नहीं तमिलनाडु गवर्नमेंट उन्हीं बातों का ध्यान रखे, क्योंकि डिपेंड टू डिपेंड होती चीजें, पर्सन टू पर्सन, स्टेट टू स्टेट। तो समझ रहे हो बात को लेकर के? तो यहां फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये फर्क को ध्यान में रखना है। बट सप्रू समिट, ये बहुत अच्छा रिकमेंडेशन थी। इन्होंने बोला कुछ चीजों को, जैसे समझो, इन्होंने क्या बोला, ऐसे समझो इसको कि साहब मान लीजिए ये आपका डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी में अच्छी बातें हुई मान लीजिए 80%, और 20% बात होती, अच्छी नहीं कहूंगा, कम अच्छी हैं। भाई देखो एक चीज बताओ, सबसे घर में सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है? वेल्फ, इसकी बात कर, लोगों का भला आपको अपने घर में करना है, 10 रूल बनाने हैं, सबसे पहला रूल क्या बनाओगे? ध्यान से सोचो, दिमाग दौड़वाता हूं मैं, इसीलिए बार बार कह रहा हूं आपसे, बताइए मुझे। सबसे पहला रूल, आपको अपने घर में कुछ रूल्स बनाने हैं, उस रूल्स में सबका भला होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले ध्यान क्या रखेंगे? आपस में झगड़ना नहीं चाहिए सर, ठीक बात है, क्योंकि जब शांति से रहोगे तो फिर उसके आगे के काम, तो पहली प्रायोरिटी हो गई। अच्छा, 10वां रूल क्या रखोगे? कुछ ऐसा रूल रखेंगे जिसके बिना काम चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता, दोनों बातें हो सकती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना। तो लॉजिक बात है, पहला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ 10, 10वां करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई खास दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल बता सकते हो, कोई एक रूल लेके आओ घर का कि ये सर ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो बताइए। बच्चों की पास होना, बात को सुनना, तब तो ठीक, हम तो कहे बच्चों पास होना, बच्चों की बात सुनना। ओके, मतलब बात सुने तो ठीक, नहीं सुने तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है ना बेटा, बवाल हो जाएगा। हाँ, कुछ बेसिक रूल्स हो सकते हैं, जिन बेसिक रूल्स में खाना खा के टहलने का रूल आपने बनाया, ठीक है, कोई व्यक्ति खाना खा के टहला तो ठीक है, नहीं टहला तो कोई खास दिक्कत तो नहीं है। प्रैक्टिकल बात करें, कोई दिक्कत किसी को खास रहेगा? एक है घर में झगड़ा नहीं करना, एक वैल्यू, और एक है घर में खाना खा के टहलना, दो अलग अलग रूल्स हैं, लेकिन दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है कि नहीं है, सिंपल बात। तो सेम कहानी, अगर जो लास्ट वाला इंप्लीमेंट अगर नहीं होगा तो कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला वाला नहीं होगा तो बहुत फर्क पड़ेगा कि नहीं। सेम कहानी है, किसी भी देश के वेलफेयर करना है लोगों का, तो वेलफेयर करने के 100 रूल होंगे, 100 में से 80% होंगे जो जरूरी हैं, 20% होंगे जो उतने खास जरूरी नहीं है। तो लॉजिक बात है, ये इन्होंने बोला, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि कोई भी डीपीएसपी कंपलसरी करना, गड़बड़ हो जाएंगी चीजें। ये हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी, जब डीपीएसपी क्रिटिसाइज करोगे तो वहां पे पढ़ना होता है कि साहब कहां गलती हो रही है। तो डीपीएसपी क्रिटिसाइज में बिंदास होकर के लिखिए कि डीपीएसपी में कंपल्सन का क्लॉज ना होना अपने आप में नेगेटिव चला जाता है, बहुत नेगेटिव है, याद रखिए। क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया कि वो लोगों के भले के लिए जो बातें मैंने बताई हैं उनको माने या ना माने, तो सही बात, जब अगर मान लीजिए मानी तो बहुत अच्छी बात, और नहीं माने तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर गवर्नमेंट नहीं मानेगी। बात समझ रहे हैं? तो कंपल्सन का क्लॉज, हाँ ऑब्वियस है, कंपल्सन का क्लॉज कुछ चीजों में क्या होना चाहिए, रखना चाहिए। वो किन बातों में होना चाहिए, वो जब भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। को समझ में आया डीपीएसपी का मतलब? ठीक है। दूसरा लिखिए, मतलब ये हिस्ट्री में पहला था, लिखो बट पार्लियामेंट लेकिन संसद ने एक्सेप्ट ओनली वॉलेंट्री क्लॉज, स्वैच्छिक प्रावधानों को ही अपनाया। बट पार्लियामेंट एक्सेप्ट ओनली वॉलेंट्री क्लॉज, केवल इसको मनाया। तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाती है चीजें। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हेडिंग, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहां से मिली है? नीति निर्देशक तत्वों के लिए इंस्पिरेशन कहां से हमने उठाई है, ठीक है। तो ध्यान से, इंस्पिरेशन में ये कुछ कॉन्सेप्ट उठाना पड़ेगा आपको। पहला, कहां से उठाई है इनसे पता है हम लोगों ने? ये हमने ली है आयरलैंड से।
ध्यान से, पहला पॉइंट इंस्पायर्ड बाय आयरलैंड, हमने आयरलैंड से उठाया गया है। दूसरा 1935 एक्ट, 1935 का जो अधिनियम था ब्रिटिशर्स लोगों ने बनाया था, वहां से भी हमने डीपीएसपी के कुछ पोर्शन को उठाया है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो आजादी की लड़ाई थी ना, उसमें कुछ डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज थी उसको हमने इसमें उठा करके लिया है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मतलब क्या होता है पता है? इसके अंदर एक चीज है, आजादी की लड़ाई में जिन चीजों का फायदा मिला, पहला था सत्य, दूसरा था नॉन वायलेंस, अहिंसा, नोट करते चलिए, तीसरा होगा आपका सेकुलरिज्म, ठीक है, सेकुलरिज्म, नॉन वायलेंस, ठीक, और लोकल गवर्नमेंट भी इसी में लिख लो, लोकल डेवलपमेंट, स्थानीय विकास, लोकल डेवलपमेंट, गांधी जी की थ्योरी इसी में आती है, लोकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इसी पे आता है। और नेक्स्ट सोशल थॉट, कुछ सोशल थॉट भी हमने उठाए थे, इसमें आपका इंपॉर्टेंट आता है लेबर रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, श्रम सुधार इंपॉर्टेंट है, लेबर रिफॉर्म का कॉन्सेप्ट था, श्रम सुधार की बात इसमें की गई थी, ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी थे, इंडिया में उतना नहीं था बट दुनियादारी में बहुत ज्यादा ये चल रहे थे, ठीक है। तो आयरलैंड से उठाया गया, ये इन जगहों से हमने क्या उठाई है, इंस्पिरेशन ली है, कहां से, डीपीएसपी के लिए, ठीक है। चलो हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग फीचर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फीचर्स, फीचर्स का मतलब किन किन चीजों से हमने अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट का मतलब क्या क्या इसके कैरेक्टर्स हैं, फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, कई बार वैसे डायरेक्ट बहुत बार पूछता है। चलो नंबर 1, ध्यान से, इंपॉर्टेंट फॉर रूल मेकिंग, नियम बनाने के लिए जरूरी हैं, ये चीजें समझ गए होंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट फॉर रूल मेकिंग, किसी को भी अगर रूल बनाना है, यहां पे किसी का मतलब होता है किसको रूल बनाना है, इंडिया में मैंने आपको अभी रूल पीछे बताया था, रूल बनाने की अथॉरिटी का क्या नाम था, स्टेट। भारत में स्टेट ही तो रूल बनाते हैं, स्टेट मतलब स्टेट होते हैं, याद है को आर्टिकल नंबर 12 स्टेट, तो ये स्टेट, तो भारत में जब भी स्टेट रूल बनाएंगे तो रूल बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, वो ये होते हैं। दूसरा, ध्यान से, रुक जाओ मुझे लिखने दो, कंट्रोल करना, किसको, वो कंट्रोल करते हैं लेजिस्लेशन को। लेजिस्लेशन का मतलब, लेजिस्लेशन इसको बोलते हैं, बात नहीं, विधायिका। ये मुझे समझाओ कैसे कंट्रोल करते हैं विधायिका। विधायिका का मतलब पता है, विधायिका का मतलब होता है लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जो भारत में है, कानून बनाने वाली जो अथॉरिटी है उसको बोलते हैं लेजिस्लेशन, तो उसको कंट्रोल करते हैं डीपीएसपी, समझ गए होगे भाई। डीपीएसपी मैंने बताया कि डीपीएसपी के अंदर कुछ बातें बताई गई हैं, जिन बातों के हिसाब से कानून बनाना है, अगर उन बातों के हिसाब से कानून नहीं बनाया तो आपके पास ऑप्शन है डीपीएसपी का, आप गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हो कि साहब आपने कानून बनाया है, वो डीपीएसपी में नहीं लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया कॉमन होता है इक्वल वर्क इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क, तो एक डीएम मेल है उसकी सैलरी ज्यादा है, एक डीएम फीमेल है उसकी सैलरी कम है, तो ये गलत है कि सही है, गलत है। ये चीज पता कैसे चली आपको, ये बात डीपीएसपी में लिखी तभी तो पता चली, रूल समझ रहे हो। तो सिंपल है, हमें तभी, हम भाई कॉमन है यार, हम गेस तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ होगा ना, हमारे पास क्या है आपका डीपीएसपी, तो डीपीएसपी में ये बातें लिखी गई। अब समझिए, लेजिस्लेशन जो होगा, जो कानून इंडिया में बनाता है, तो इंडिया में लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन सी है, पहली अथॉरिटी सेंटर पे कौन सी होती है, पार्लियामेंट, संसद, और स्टेट में कौन सी होती है, स्टेट असेंबली होती है, विधानसभा,
और लोकल में आप कह सकते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल समझ गए, अरे ये यार नगर पालिका और ये सब। तो ये जो तीन ऑप्शन होते हैं यही तो तीनों कानून बनाएंगी। तो जब ये तीनों कानून बनाएंगे तो सिंपल बात है वो कानून अकॉर्डिंग टू क्या होगा, डीपीएसपी होगा। तो अगर नहीं होगा डीपीएसपी तो आप कंट्रोल कर ले जा रहे कि नहीं कर ले जा रहे, मेरी बात समझ रहे हैं। आपके घर में जो कानून बनाता है उसके चारों तरफ कोई बॉर्डर खिंचा हुआ है, सिंपल है। आपके घर में जो पिताजी हैं रूल मेकिंग अथॉरिटी, उन अथॉरिटी को कंट्रोल कौन करता है, माता जी। अच्छा, बात ही खत्म हो गई, मैटर खत्म हो गया, फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें डिस्कशन क्या करूं मैं। बट लॉजिक आप समझ रहे हैं भाई, सिंपल। आपके पापा कुछ चीजों को ध्यान में रख कर रूल बनाते होंगे, लेकिन जिन चीजों को ध्यान में रख के अगर मान लीजिए उन्होंने रूल कुछ गलत बना दिया, ऐसा हो सकता है गलत रूल बना सकते हैं कि बाप कभी गलत नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, गलत तो कोई भी हो सकता है। तो अगर गलत हुए तो उसको बताने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। इवन आप अपने पापा को भी टोक सकते हैं अगर मान लीजिए कुछ गलत हुआ है। अरे बड़े लोगों के साथ नहीं में हिला, टोके नहीं सकते, खतरनाक वैल्यू है पिताजी की घर पे है। चुपचाप रहना, रहो नहीं तो निकल लो, यही इज्जत है सर हमारे घर पे, तो क्या टोकना पिताजी को है। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, किसके किसके पिताजी का हाल है वो सब पता है मुझे, मैं तो समझ रहा हूँ मैं आप लोगों की बातें, क्या फीलिंग्स हैं मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। बट लॉजिक है आपके घर में कॉमन सेंस के हिसाब से अगर देखी जाए तो कुछ रूल्स के दायरे होते होंगे, लिमिट होती है, उसके बाहर अगर कोई चीज जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे भी सिंपल है, आपके घर में आपके पापा ने, ध्यान से सुनना, आपकी सिस्टर को रात भर बाहर रहने की इजाजत दी है, परमिशन दे दी आपके पापा ने, क्यों दी पता नहीं, लेकिन परमिशन मिल गई है। बीइंग ए ब्रदर, आप घर के बड़े हैं, बड़े भाई हैं या उसके भाई हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आपका पेपर 4 इसमें क्वेश्चन में बड़े तैयार हो जाते हैं, पेपर 4 एथिक्स होता है ना, उसमें केस स्टडी आती है, इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस आते हैं सारे। आपको क्या लगता है सही है गलत है, या पिताजी ने बोल दिया बात खत्म हो गई, फिर बोलिए जिम्मेदारी कुछ बनती है आपकी कि नहीं बनती, कि पिताजी ने बोल दिया हमें कल को कुछ होगा पिताजी जाने वो जाने, ऐसा तो नहीं है। तो अगर ऐसा है फिर तो बेवकूफी वाली बात हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बार जरूर क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। इवन मैं सिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए भी, अगर तुमको भी पापा ने रात भर छूट दी है बाहर के लिए, तो तुम बीइंग ए सिस्टर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, तुम बोलो पापा को क्या कि भाई ये क्या चक्कर है, रात को 1:30-2 बजे लड़का घर आ रहा है, ये तो गलत बात है ना। तो बात समझ रहे हैं, तो ऑब्वियस है रात को 11 बजे आ जाना है, ये आपके घर की मर्यादा है ना। तो उस मर्यादा के बाहर अगर कोई चीज चली गई तो उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूरी है। सेम कहानी इंडिया में कानून बनाने के लिए एक लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट के बाहर अगर आप चले जाएंगे तो क्वेश्चनिंग जरूरी है। तो वो जो लिमिट तय की गई है वो लिमिट क्या है आपकी, डीपीएसपी, समझ गए। तो वो डीपीएसपी का होता है, इसीलिए कंट्रोल करने का काम कौन करती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट होता है नॉन इन्फोर्सेबल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। नेक्स्ट होता है नॉन इन्फोर्सेबल, ये इंपॉर्टेंट होता है। नॉन इन्फोर्सेबल का मतलब होता है गैर प्रवर्तनीय, ये सबसे ज्यादा इसका फेल्योर है। नॉन इन्फोर्सेबल का मतलब है कि आपके पास कोर्ट जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये सबसे बड़ा इस चीज का फेल्योर है। मतलब अगर गवर्नमेंट डीपीएसपी को फॉलो नहीं करती है तो आपके पास कोर्ट जाने का अवसर नहीं है कि आप गवर्नमेंट के ऊपर केस कर दीजिए कि साहब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। क्या लगता है अच्छी चीज है बुरी चीज है, क्रिटिसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो बुरी चीज है, लेकिन देखा जाए प्रैक्टिकली तो सही चीज है। क्योंकि मैंने अभी आपको रूल बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाए, उस रूल को पूरे इंडिया के 28 स्टेट में लागू करना इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है भाई। अभी गवर्नमेंट लेकर के आई एनईपी, एजुकेशन पॉलिसी नई वाली, आधे से ज्यादा स्टेट ने मना कर, हम नहीं लागू करेंगे। समझ रहे बात को लेकर के, क्यों, शिक्षा जो होता है वो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची, इसका मतलब एजुकेशन पे जो रूल होते हैं वो सेंटर भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। उसी बिहाफ पे हमारे यहाँ यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, सुने हो, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड, सबके अपने अपने बोर्ड होते हैं, तो सबके बोर्ड है और सीबीएसई है, तो अलग अलग हैं। तो गवर्नमेंट एनईपी लेके आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको बोला कि हर स्टेट को कोशिश करनी चाहिए इंप्लीमेंट करे। मैंने क्या बोला, स्टेट
कोशिश करनी चाहिए, इट इज नॉट कंपल्सरी। प्रॉब्लम समझ रहे हो? क्योंकि अगर कंपलसरी का क्लॉज कर देगा तो आदमी के पास कहां जाने का ऑप्शन है? कोर्ट जाने का। जबरदस्ती तो आप कर नहीं सकते। सरकार ने, हाँ, अब यहां पे ऑप्शन है कि अगर स्टेट लागू नहीं करेगा तो जो कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोर्ट जाएगी कि साहब हमने रूल बनाया, इन्होंने लागू नहीं किया, तो कोर्ट पूछेगा क्यों नहीं किया। भाई लॉजिक तो आपके पास होना चाहिए। आप एनईपी में अगर कोई कमी है तो बताओ। भाई सरकार एनईपी क्या कर रही है? कॉमन यूनिवर्सल प्रॉब्लम, मतलब जो सिचुएशंस उसको बना रही है, और सबकी एवरेज पढ़ाई एक जैसी कर दो, ज्यादा बेहतर है। कुछ रूल्स उसमें, एनईपी अगर आपने पढ़ी है तुमको तो आइडिया होगा, आप लोगों ने, कोई बात नहीं भाई, सिंपल। अगर आप गवर्नमेंट में एनईपी बना रहे होते और पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को आपको सिमिलर करना हो, यही तो होगा लगभग लगभग, कुछ भाई प्लस माइनस कुछ करना होगा। तो इसमें किसी को अगर दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत है क्या? अगर जेन्युइन दिक्कत है तो हटा दो, उस क्लॉज को हटा दो, और जेन्युइन दिक्कत नहीं है तो लागू करो। अब पॉलिटिकल सेंस में आप जबरदस्ती लागू ना करो। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, साउथ इंडिया का देख लो या नॉर्थ ईस्ट देख लो, इन लोगों ने लागू नहीं किया। उसके पीछे का रीजन क्या है? पॉलिटिक्स। समस्या क्या समझो, अब एनईपी लॉन्च हो गई, अगर स्टेट गवर्नमेंट लागू कर देगी तो एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की जीत हो गई। तो जब मोदी जी जाएंगे स्पीच देने के लिए वहां से खड़े होकर के वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता से स्पीच, तो वहां पे क्या बोलेंगे? देखा, हमने एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मान लिया। आप समझ रहे हैं? तो ये अपनी जीत बताएंगे उस प्लेटफॉर्म से। इसमें हार किसकी हो गई? स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी। बीजेपी वाले जितने स्टेट होंगे वहां पे छाती पीट के पूरा माहौल बनेगा कि भाई साहब क्या बात है, देखो अभी जीएसटी वाले को, सरकार को जब लूटना था तो पहले 6 साल लूट ली तुम्हें। अब बिहार इलेक्शन है, चांसेस कम लग रहे हैं थोड़े से, तो जीएसटी का झुंझुना दे दी। बीजेपी वाले तो नहीं बैठे, बीजेपी भक्त। जीएसटी अभी देखे रिफॉर्म, जीएसटी, अब सरकार ने क्या बोला जीएसटी, कल देखें 84,000 करोड़ रुपए के नए प्लान लॉन्च हुए हैं बिहार के लिए। कब? अक्टूबर में इलेक्शन है। बात समझ रहे? प्रॉब्लम यही चीजें पहले भी हो सकती थी बिहार में। कितने बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं चीजों को लेकर के, बट वहां पे कहीं कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। इसीलिए इलेक्शन का लास्ट ईयर जो होता है, फाइनल ईयर जब होता है, उस साल एग्जाम की तैयारी करके उस स्टेट को दे दो, फट से आपका हो जाएगा। सिंपल रूल होता है। क्योंकि भर के वैकेंसी आती है, भर के सिलेक्शन होता है, फिर रुक जाएगा 4 साल। इंडिया वाले लोगों को ये बात पता है, उसके बाद भी जिताते हैं। मेरे को ये सबसे बड़ा समस्या लगती है कि आपको, अब समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सब कोई खराब है। इन सब खराब में सबसे कम खराब है, जिताना उसे है। अच्छा तो कोई नहीं है। बीजेपी वाले बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं बीजेपी का ही सपोर्टर हूं, लेकिन मैं बिल्कुल ही बीजेपी का अंधभक्त नहीं हूं। फर्क समझ में आ रही ना? मैं कांग्रेस को पसंद नहीं करता हूं क्योंकि उसकी पॉलिसीज में वो रिफॉर्म्स नहीं, बट कांग्रेस 100% गलत है ऐसा भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, चीजें हैं जो कांग्रेस में एक से एक काबिल लोग हैं। आज सब, अब देखो आजम खां की, आजम खां सुने हो? बात चल रही बीजेपी में आने की, पता है आपको? कल बात चल रही है। आजम खां को सबसे ज्यादा जेल में डालने का काम बीजेपी ने किया है। वो योगी जी निकलने ही नहीं देना चाह रहे थे। अब सोचो, ऊपर वाला ना करे, कहीं आजम खां बीजेपी में आ गए तो सारे पाप खत्म, क्योंकि बीजेपी में आ गए। प्रॉब्लम समझ रहे चीजों की? ये दिक्कत हो रही। असम का जो बंदा सीएम है विश्व शर्मा, उसके बारे में आपको पता है? मोस्ट करप्ट पर्सन था वो कांग्रेस का, मोस्ट करप्ट। अब डेटा उठाना कितना लंबा उसने किया था हिसाब किताब, घोटाला, और अभी किसमें? असम का सीएम है, बीजेपी में आ गया तो सारे पाप धुल गए। प्रॉब्लम समझ रहे हो? ये दिक्कत। हमें क्या है, हमें इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है? करना है। आप आज नहीं समझ रहे हैं, गवर्नमेंट खाली आपको लॉलीपॉप पकड़ाई पड़ी, हम पकड़े पड़े लॉलीपॉप। आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या काम हो रहा, कितना हो रहा, क्या प्लस माइनस हो रहा। रोज सरकार इतने इतने पैसे यहां वहां कर रही है, आपके लिए क्या कर रही है? जिम्मेदारी से कुछ तो पूछो गवर्नमेंट से। सरकारी एम्प्लॉय टेंशन फ्री, उनकी नौकरी लगी हुई है। बिजनेस वाले जो लोग, उनसे जाके एक बार मिलो, बताएंगे आपको क्या कहानी हो रखी। जीएसटी सरकार ने पहले तो चूस लिया तुमको बिल्कुल ही, जब तब तुम खत्म हो गए तब सरकार ने जीएसटी हटा दिया, 5% 18% ले आई। देखें चीजों को लेकर के खत्म। जब लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कुछ बचा नहीं, क्योंकि सरकार को पता कहानी खत्म है, अब क्या करो? दे दो, कहानी खत्म, दे दी आपको। और लोग सबसे ज्यादा सोचो, पीएम ने क्या बोला अपने यहाँ के जो बीजेपी के सीएम है कि आप लोग अपने अपने स्टेट में जाइए और स्टेट में सब लोगों को बोलिए कि नाचो। क्या हो, कौन सा एक दिवस मन रहा है, भूल रहा हूं मैं, किस पे? गोल्ड, वही तो मैं कह रहा हूँ। प्रैक्टिकल बात है भाई। 1,15,000 गोल्ड कर दिया, 100 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया। आप सिचुएशन को तो समझो यार। आम आदमी किस लेवल पे हो रहा है आपको पता ही नहीं है।
इमेजिन करके सिचुएशन देखो, लेकर जीएसटी, तो जीएसटी के चक्कर में वो जीएसटी पता है बड़ा अच्छा एक वो मनाया जा रहा है, देख रहा हूं मैं जब से स्टार्ट हुआ है। जितने भी सीएम हैं, विधायक हैं, सांसद हैं बीजेपी के, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जा करके ढोल पीट रहे हैं, जीएसटी आपका देखिए बच गया, क्या बात, मजा आ गया। अबे हद हो गई है यार, समझ रहे सिचुएशन। जीएसटी 28% वाले को, तुम में से कितने लोग हैं जो 28% जीएसटी वाला सामान खरीदते ही थे? प्रॉब्लम तो समझ, 28% पता लग्जरी आइटम थे। लग्जरी में कौन मिडिल क्लास का खरीदता है? हम लोग भाई, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो जनरली क्या खरीदते हैं? यूजेबल चीज, और यूजेबल चीज पे जीएसटी 18% था, 18 भी है। लग्जरी 28 हटा दिया, आप बड़े खुश हो गए, मजा आ गया, 18 28 खत्म हो गया। अब 12% वाला स्लॉट 5% वाला है, 2 स्लॉट बचे हुए शायद ना, 2 स्लॉट है ना 12 स्लॉट, 18 वाला करके 12 कर दिया। 12 5 है ना, 2 ही तो है, या 18 5? 5 और 18, 12 वाला हटाया। तो प्रैक्टिकली होके सोचिए, जो 18 वो 18 है, और जो 5 है वो 5 है। 12 वाला हटाया और 28 वाला हटाया। कॉमन सेंस है, तुमको क्या फर्क पड़ना था 28 वाले से? समझ, दिमाग समझ। इंडिया में कितने मिडिल क्लास के लोग हैं आबादी के हिसाब से? हिसाब लगाओ, लगभग कितने परसेंट? 50%, 60%? भाई जो गरीब है, मैं उनकी कैटेगरी, गरीब हमारे यहाँ 23% है, तो 23% के अलावा बाकी सब तो मिडिल क्लास ही हुए। हिसाब 23% मतलब कितने माइनस हुए? 77%। आप एवरेज लगा लो, 70% मिडिल क्लास है, तो जो मिडिल क्लास 70%, उसका तो 18% वही है। घटाया किसका? जो अमीर लोग थे, जिनका, जो अमीर लोग लग्जरी में 28% देते थे, उनको घटा दिया। अरे हद हो गई बेवकूफी, समझ रहे बात को? लेकर वो 28% पहले भी, अभी भी दे सकते हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा भाई? उस पर आपको पता किस पे घटा है? BMW पे 28% को घटा दिया गया है। प्लेन खरीदने पे, असली वाला प्लेन, उस पे खरीदने पे घट गया है। समझ रहे बात को? प्लेन खरीदोगे, BMW ऑडी आप खरीद रहे हैं, प्रैक्टिकली समझ रहे चीजों को लेकर। 350 सीसी के ऊपर की जो लग्जरी, तो उसको घटा 350 सीसी की बाइक कम से कम 3 लाख रुपए की आ रही है। कितने लोगों के पास 3 लाख रुपए की बाइक है? प्रैक्टिकली 1-2 के पास, नहीं तो बाइक। प्रैक्टिकल समझ रहे हैं, कॉमन सेंस। लेकिन हाँ, मेरे पास कौन सी बाइक है, मान लीजिए 50,000 की, उस पे घटाओ, वो 18% है। दिमाग समझ रहे हो चीजों को लेकर के? तो आप ना चीजों को जरा आंखें खोलो। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट वाली बात है, बट जरा प्रैक्टिकल होकर के सोचो। तो राग नहीं लापना चाहिए, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, बेवकूफी नहीं करिए। समझिए चीजों को लेकर के कि हमारे लिए क्या है। 1.5 लाख रुपए सोना होने जा रहा है। आपकी सिस्टर भी होगी, आपके घर में भी बिटिया होगी, आज से 20 साल बाद वो बड़ी होगी, सोना कहां पहुंच गया होगा? 1 साल में सोना 75,000 से 1,20 पहुंच रहा है। 20 साल में सोना कहां जाएगा? आपकी बिटिया है घर पे, सबके ही बिटिया होगी। शादी में सोना तो सब लोग देते हैं। आप इमेजिन कर लीजिए 7-8 लाख रुपए सोना पहुंचा हुआ है, आप दे लेंगे? समझ रहे हैं चीजों को लेकर के? जरा प्रैक्टिकली हमें क्या है, हमें क्या देखना इंपॉर्टेंट? इंडिया पाकिस्तान मैच जरूरी है। अभी देखे, कल देखे वो क्या हुआ पूरा। अरे सर, अब तो कल मेरे पास सुबह, आज ही सुबह कह रहा था, सर मजा आ जाएगा इस बार, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है एशिया कप। हम क्या, जिंदगी सेट हो जाएगी तुम्हारी फिर तो? वो वहां खेलेंगे, उनको 2-2 करोड़ मिलेंगे, तुमको क्या? बात समझ रहे चीजों को लेकर के? हैं? अरे तो पॉइंट समझ रहे हैं? इंडिया के लोगों को डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। डेवलपमेंट की बात अगर किसी ने छेड़ी तो वो बंदा पाकिस्तान चला जाए। विकास की बात नहीं कर सकते आप यहाँ पे। उसके अलावा जो मन करे, आप धर्म की बात करिए, धर्म जितना मन करे उतनी बात कीजिए। लेकिन अगर आपने पूछ लिया साहब नौकरियां कहाँ हैं, टीचिंग की जॉब यूपी में पता कितने दिन हो गए हुए? 6 साल। सोचिए, 6 साल से हर साल लगभग 10 से 12 लाख बीएड वाले हैं जो करके निकलते हैं। हिसाब लगा लिया, 60 से 70 लाख ऐसे खड़े हैं। आप 6 साल से नौकरी, अभी असेंबली में जो वहां के एजुकेशन मिनिस्टर यूपी वाले, उन्होंने क्या बोला? अभी नौकरियां हम नहीं देंगे भैया, अभी है ही नहीं। सोचिए, शर्म आनी चाहिए आपको चीजों को लेकर के। तो बीएड बंद कर देते, कम से कम उनके साथ खिलवाड़ तो नहीं होता जो बीएड करके सपना देख रहे टीचर बनने का। बेवकूफी हो रही कि नहीं हो रही है? आप सोचो, असेंबली में बोल दिया गया करे बैठी है, भरे हो डाइट की रखा ना। ये तो बीएड एक बीटीसी भी होता है ना, क्लास 1 to 5 वाला ना, उसी को बताओ। आप डेटा उठाओ, 1 करोड़ से ऊपर लोग होंगे मोटा मोटी, और जॉब की मैक्सिमम अगर कल को आएगी वैकेंसी कितनी? 10,000, 20,000, 50,000। पिछली बार 60,000 आई थी। 60,000 वैकेंसी पे 1 करोड़ लोग खड़े हैं। आप समझ रहे हैं हिसाब क्या हुआ? कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे बात को लेकर के? तो चीजों को आंखें मत बंद कीजिए। आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, किसी के हों, बेवकूफ मत बनना, मेरे कहने का मतलब है। खैर, पता नहीं कहां से बात छिड़ गई, क्योंकि इधर जो सिचुएशन में देख रहा हूँ ना, मैं ये सब चीज़ों पे डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट कम ही करता हूँ चीज़ों को लेकर के। बट पॉलिटिकल, अब ये सब ना वीडियो में नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि ये एंटी गवर्नमेंट की बातें हो रही है ना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बट प्रैक्टिकली आप चीज़ों को जरा समझना, यहाँ पे आपको जो आंसर राइटिंग करनी है उसमें कभी किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना है। लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए पूछा जा रहा है तो क्रिटिसाइज का मतलब है पॉजिटिव रिव्यू देना बहुत जरूरी होता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म।
सकारात्मक आलोचना बहुत जरूरी होती है, किसी भी व्यक्ति को पता होनी चाहिए। आपको किसी को गाली देना आना चाहिए, लेकिन गाली देने का जो लहजा है वो गाली वाला नहीं होना चाहिए। फर्क समझ में आ रहा? अगर ये कला आपके अंदर है तो आप बहुत आगे जाएंगे, और खास करके ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं तो आप बहुत अच्छे जाएंगे, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि बॉस ये कमी आप में है, लेकिन उसका जो तरीका है वो प्यार से समझा रहा है। तो अगर आप वो सही हो तो उनमें सबसे ज्यादा लोग होते हैं पेरेंट्स। इसलिए बोलते हैं पेरेंट्स आपको गाली भी दे रहे हैं ना, तो वो उनके मन में इंटेंशन गाली वाला नहीं है, वो क्या कह रहे हैं कुछ और कहना चाह रहे हैं। लेकिन आजकल के थोड़ा सा यूथ नहीं, थोड़ा माहौल में है, क्या बात करते हमारे बाप को इतनी उनकी औकात हो गई कि हमें समझाएं। होता है आजकल बहुत ज्यादा चीजों को लेकर। खैर, तो ये जो नॉन इन्फोर्सेबल नेचर का था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप कोर्ट जा ही नहीं सकते तो गवर्नमेंट कल को डीपीएसपी लॉन्च करती है तो भी ठीक है, नहीं करती तो भी ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिखो, एक्सपेंशन ऑफ प्रियम्बल, इसी में लास्ट पॉइंट था, एक्सपेंशन ऑफ प्रियम्बल। जो प्रियम्बल है अपनी, प्रियम्बल उसको एक्सपेंड किया गया है। मतलब अगर प्रियम्बल आप पढ़ लीजिए तो डीपीएसपी भी आप साथ साथ पढ़ सकते हैं, सेम ही चीज होती है, उसको बोलते हैं प्रियम्बल का एक्सपेंशन किया गया है। क्लियर हो गया? चलो, अब तक आपको डीपीएसपी समझ में आ गया कि भैया डीपीएसपी क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए केसेस, हेडिंग डालिए केसेस, डीपीएसपी से रिलेटेड केसेस, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केसेस हैं। केसेस बेसिकली चाहो तो लिख लो डैश करके, एफआर वर्सेस डीपीएसपी। क्या लगता है दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसको देनी चाहिए? फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी है, दोनों में से ज्यादा ठीक क्या है? फंडामेंटल राइट भी आप समझ के आपके लिए जरूरी है, फंडामेंटल राइट तो आपके लिए जरूरी है भैया, तो डीपीएसपी भी तो आपके लिए जरूरी है ना। इसके अंदर मैंने बताया आपके भले की बात कही गई है, तो आपके भले की बात तो आपके लिए जरूरी है ना। तो दोनों में से बेहतर कौन से हैं? ऑब्वियस बात है एफआर, क्योंकि राइट्स हैं वो। लेकिन इंडिया में दो डीपीएसपी ऐसे होते हैं जिनको डोमिनेट किया गया एफआर के ऊपर। मतलब दो डीपीएसपी अगर इंप्लीमेंट गवर्नमेंट कर रही है और आपके एफआर वायलेट हो रहे हैं, चलेगा। आप समझिए इतना काबिल वाले डीपीएसपी होंगे, मतलब सरकार तुम्हारे एफआर को वायलेट कर भी सकती है अगर वो डीपीएसपी को लागू कर रही है, तो कुछ तो काम की चीज होगी। खैर, तो पहले वो केसेस समझ लो कौन से केसेस हैं। पहला केस है मद्रास, वही चंपाकन दोराई राजन। पहला केस लिखो चंपाकन दोराई राजन, दोराई राजन, चंपाकन दोराई राजन का केस है 1952 का, 1952 का केस है। ठीक है, लिखो एफआर इज डोमिनेटेड, एफआर इज डोमिनेटेड, एफआर डोमिनेट करेंगे इसमें। इस केस में एफआर मतलब दोनों के बीच में अगर झगड़ा हुआ तो कौन जीतेगा? एफआर जीतेगा, ऐसा इन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट आता है गोलकनाथ, गोलकनाथ का केस 1967, 1967 का केस है, और यहां पे एक वर्ड दिया गया है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ध्यान से, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ध्यान से। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को हिंदी में बोलते हैं भावी प्रत्यादेश। थोड़ा हिंदी बड़ी वैसी पॉलिटिकल वर्ड है ना थोड़ा, भावी प्रत्यादेश, इसका सिद्धांत लागू किया गया, भावी प्रत्यादेश, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। इसका मतलब लिखो, ओवर रूल समझ गए किसी भी चीज का? अगर डीपीएसपी या एफआर लॉन्च किया जा रहा है तो एफआर ओवर रूल कर जाएगा, समझ गए? वही वाली बात है, डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस सेंस में भी लिखो एफआर इज ओवर रूल्ड। नेक्स्ट आता है केशवानंद भारती का केस, ये तो आपको कई बार हो चुका है। केशवानंद भारती 1973 का केस था, और इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था याद है? बेसिक स्ट्रक्चर वाला, तो डैश करके लिखो बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, मूल ढांचे का सिद्धांत आपको दिया गया, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है। नेक्स्ट आता है उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है उन्नी कृष्णन, उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्रा, ये है आपका उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्रा, इंपॉर्टेंट केस है। लिखो पार्ट 3 पार्ट 4 इज
पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इज रिस्पेक्टिव टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट दिया गया, ध्यान से नोट करो, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ एफ आर। एफ आर का गोल्डन ट्राइंगल बोला जाता है 14 को, 19 को और 21 को। ध्यान से 14 और 21 समझते हो कौन कौन से हैं? इन तीनों को गोल्डन ट्राइंगल बोलते हैं एफ आर का। ये कॉन्सेप्ट इसी में दिया गया। 14 क्या कहता है? क्या नहीं करेगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 14 पे डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। 14 पक्की बात, 14 डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। वो 15 है। हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, याद आ रहा? वो 14 है। 19 6 फ्रीडम है और 21 राइट टू लाइफ, यही तो था। 15 है डिस्क्रिमिनेशन वाले, तुम कह रहे 16 है जॉब वाला डिस्क्रिमिनेशन, याद है? रिलीजन कास्ट वाले बेसिस पे। ठीक है, तो ये तीनों को एक साथ अगर आप लेके चलेंगे तो ये एफआर का गोल्डन ट्रायंगल। तीनों चीजें अगर आपको प्रॉपर दी जा रही है तो आप कह सकते हैं कि आपको ठीक ठाक चीजें मिली हुई हैं बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और हटाओ इसको। लास्ट एक केस था, मिनर्वा मिल्स का केस था। मिनर्वा मिल्स का केस, मिनर्वा मिल्स। इस केस में गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है हार्मोनियस, स्पेलिंग वर्ड देता हूं, है ना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये जरा वर्ड ध्यान से लिखना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इसको बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, सामंजस्य संरचना। सामंजस्य संरचना आपको करनी पड़ेगी। सामंजस्य संरचना का मतलब होता है एफआर और डीपीएसपी को बैलेंस करके चलो, लिख लो, टू बैलेंस द एफआर एंड डीपीएसपी। एफआर और डीपीएसपी को बैलेंस करो।